Hello students, this is our fourth lecture of chemical kinetics chapter. So in the last lecture हमने कुछ न्यूमेरिकल्स MCQs प्रैक्टिस किए थे, जितना भी हमने टॉपिक कर लिया है अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली. सो जिस दिन हमने चैप्टर स्टार्ट किया था केमिकल काइनेटिक्स, सो हमने देखा था कि ये चैप्टर बेसिकली है क्या. इस चैप्टर में हम स्टडी क्या कर रहे हैं. इस चैप्टर में हम कोई भी जो केमिकल रिएक्शन है उसका रेट हम कैसे चेंज कर सकते हैं. पहले तो रेट होता क्या है वो सारा हमने देख लिया. रेट मीन स्पीड ऑफ अ रिएक्शन. एंड नेक्स्ट अवर टॉपिक इज़ फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट ऑफ अ रिएक्शन. की स्पीड है. अब जैसे हमने देखा था कि कोई आयरन का ऑब्जेक्ट है, उसकी रस्टिंग हो रही है, उस रस्टिंग स्लो है, फास्ट है. स्लो कब होगी, फास्ट कब होगी, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, क्या हम वो फैक्टर्स को चेंज करके उस रिएक्शन के रेट को चेंज कर सकते हैं. यहाँ कोई हमने इंडस्ट्री लगाई है, से अमोनिया प्रोडक्शन हो रही है, तो अमोनिया के बनने का रेट हम चेंज कर सकते हैं. क्या क्या कंडीशंस हम रखें जौन सी कंडीशंस में अमोनिया की प्रोडक्शन ज़्यादा हो, फास्ट हो. सो आवर टॉपिक इज़ फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन. तो माइंड में क्या रखना है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिएक्शन के स्पीड को, रिएक्शन के रेट को इफ़ेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. सो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके बोर्ड्स में कि डिस्क्राइब फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन. सो ये समझ के हमको याद करना है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं. तो फर्स्ट फैक्टर इज़ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स. लाइक वी हैव रिएक्शन चेंजिंग A to B. सो रिएक्टेंट क्या है, A. तो जितनी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, रिएक्टेंट जैसे A है इस केस में, हायर द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट हायर विल बी द रेट. सो फर्स्ट फैक्टर क्या बनता है, कंसंट्रेशन. किसकी कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की. जितनी हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा रखेंगे उतना रेट ज़्यादा होगा. सो द पॉइंट इज़ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पहला फैक्टर हो गया. हायर द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट फास्टर इज़ द रेट. सो आप इसके नोट साथ साथ नोट कर सकते हो ये पॉइंट्स को. सो फर्स्ट फैक्टर इफेक्टिंग इज़ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. जितनी कंसंट्रेशन ज़्यादा उतना रेट ज़्यादा. सेकेंड इज़ नेचर, कि जो आप रिएक्टेंट ले रहे हो उसकी नेचर कैसी है. अब नेचर का क्या मतलब है कि जो आप कंपाउंड ले रहे हो, केमिकल ले रहे हो, वो आयनिक है या कोवेलेंट है. जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें जो रेट्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं नेचुरली. अब जैसे ये रिएक्शन है AgNO3 प्लस NaCl, इट रिएक्ट्स टू फॉर्म प्रेसिपिटेट्स ऑफ AgCl प्लस NaNO3 रिमेन्स इन द एक्वस सॉल्यूशन. तो जो आयनिक कंपाउंड है उसमें जब आप उसे वाटर में डिज़ोल्व कर रहे हो तो वो ऑलरेडी ब्रेक हो जाते हैं. उसके जो आयंस होते हैं वो आयंस बन जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं. तो इसीलिए उसका रेट बढ़ जाता है, टाइम बच जाता है बॉन्ड ब्रेकेज में. बॉन्ड ब्रेकिंग में जो टाइम लगता है वो बच जाता है, क्योंकि इफ़ यू आर टेकिंग इट्स एक्वस सॉल्यूशन ऑलरेडी इट इज़ प्रेजेंट इन द आयनिक फॉर्म विच जस्ट रिएक्ट फास्टली टू फॉर्म द प्रोडक्ट. सो नेचर ऑफ रिएक्टेंट में हम क्या लिखेंगे, जनरली आयनिक कंपाउंड्स रिएक्ट फास्टर एज कंपेयर टू कोवेलेंट कंपाउंड्स. ठीक है. जैसे एग्जांपल यहाँ पे क्या दिया हुआ है, AgNO3 प्लस NaCl गिव्स यू AgCl प्लस NaNO3. तो पहला पॉइंट क्या था, पहला फैक्टर क्या था, टॉपिक क्या है, फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट. फर्स्ट फैक्टर इज कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. सेकेंड फैक्टर इज नेचर ऑफ द रिएक्टेंट. कंसंट्रेशन में क्या लिखना है, हायर द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट फास्टर इज द रेट. नेचर में आयनिक कंपाउंड्स गिव फास्टर रिएक्शन एज कंपेयर टू कोवेलेंट कंपाउंड्स. नाउ थर्ड फैक्टर इज टेम्परेचर. अब देखो जितना आप टेम्परेचर ज़्यादा करोगे उतनी रिएक्टेंट को एनर्जी ज़्यादा मिलेगी. जितनी उनको एनर्जी ज़्यादा मिलेगी वो फास्टली रिएक्ट होके रिएक्शन के रेट को बढ़ाएंगे. सो द पॉइंट इज़ ग्रेटर द टेम्परेचर फास्टर इज़ द रिएक्शन. सो 10 डिग्री जनरल ये चीज़ होती है कि 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑलमोस्ट डबल हो जाता है. जैसे मान लो कोई रिएक्शन है, पहले मान लो वो 100 डिग्री पे हो रहा था, आपने 110 कर दिया, कितना टेम्परेचर बढ़ाया, 10 डिग्री. 10 डिग्री राइज करने से ये देखा जाता है कि ज़्यादातर केसेस में जो रिएक्शन का रेट है वो डबल हो जाता है. सो रेट ऑफ रिएक्शन जनरल तो यही है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है इट इंक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर. तो बाकी क्वांटिटेटिव इफेक्ट है वो आगे आएगा इस चैप्टर में.
तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट बिकम्स डबल विद राइज इन टेम्परेचर। सो 3 फैक्टर्स अभी तक हमने पढ़ लिए जो रिएक्शन के रेट को इफेक्ट करते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट फैक्टर इज, यस बोलो एक बार, कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, सेकंड नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, थर्ड टेम्परेचर, फोर्थ इज कैटालिस्ट। सो क्या होता है कैटालिस्ट? कैटालिस्ट इज अ सब्सटेंस विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ द रिएक्शन। बेसिकली ये रिएक्शन को एक ऑल्टरनेट पाथवे प्रोवाइड करा देता है। जैसे देखो अब ये रिएक्शन है, ये आपने ये रिएक्टेंट है, मान लो ये प्रोडक्ट है, इतनी एनर्जी चाहिए, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर होता है, ये रिएक्शन का पाथ होता है। लेट अस सपोज दिस इज़ अ रिएक्शन पाथवे विदाउट कैटलिस्ट। जब हम रिएक्शन में कैटलिस्ट डालते हैं, इट अटेन्स अ न्यूअर पाथ विद लोअर एनर्जी। पहले केस में एनर्जी इतनी चाहिए थी, अब केस में एनर्जी इतनी चाहिए, कम एनर्जी चाहिए, तो नेचुरली जो रेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है। सो कैटालिस्ट क्या करेगा? रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ कर देता है। कैसे? बाय प्रोवाइडिंग एन ऑल्टरनेट पाथवे विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, उसको एनर्जी बैरियर भी बोलते हैं। सो 4 फैक्टर्स हमारे कंप्लीट हुए हैं। 4 फैक्टर्स अभी तक हमने डिस्कस किए हैं। एक बार फिर उसको सम अप कर लेते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं। 4 अभी डिस्कस किए हैं, अभी और भी हैं। कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, higher the concentration, higher is the rate. Second, nature of the reactant, ionic compounds give faster reaction as compared to covalent compounds. Third, temperature, टेम्परेचर में क्या पॉइंट है? higher the temperature, faster is the rate. Fourth, catalyst, catalyst increases the rate of the reaction. Now next is surface area of reactants. surface area का क्या मतलब है? अब जैसे देखो ये पेन नहीं है, या मान लो एक चौक है, ठीक है, इसको आप ब्रेक कर दोगे तो जितने इसके स्मॉलर पीसेस बनेंगे उतना सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा। तो जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होता है रिएक्टेंट का, उतना रेट फास्टर होता है। अब सोचो मान लो चारकोल है, चारकोल को हम बर्न कर रहे हैं। एक केस में हमारे पास एक चारकोल का बड़ा सा ऐसे पीस है, एक केस में मेरे पास पाउडर चारकोल है। किसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा? नेचुरली पाउडर चारकोल का। सो पाउडर चारकोल जो है वो बहुत फास्टली बर्न करता है एज़ कम्पेयर टू द लम्प ऑफ द बिग पीस ऑफ द चारकोल। सो सरफेस एरिया जितने आप स्मॉल पीस करोगे एक चीज़ के, उतना सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा। जितना सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा उतना रिएक्शन फास्ट होता है। सो फिफ्थ आपका जो फैक्टर है दैट इज सरफेस एरिया। ओके, तो ग्रेटर द सरफेस एरिया फास्टर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। एग्जाम्पल आपकी पाउडर चारकोल की आ गई। नेक्स्ट इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट। बेटा कई रिएक्शंस होते हैं जो सिर्फ लाइट की प्रेजेंस में ही होते हैं, ऐसे रिएक्शंस को हम फोटोकेमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। सम रिएक्शंस अकर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, सच रिएक्शंस आर कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शंस। क्या बोलते हैं इनको? फोटोकेमिकल रिएक्शन, जो लाइट की प्रेजेंस में होते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है H2 + Cl2, इट रिएक्ट्स टू फॉर्म HCl। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। HNu लाइट होता है, जैसे आपने पढ़ा हुआ है E = HNu, इसलिए यहाँ पे HNu लिख देते हैं लाइट। ऐसे रिएक्शंस को फोटोकेमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। तो जितनी लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, जितनी आप उसमें ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी में रिएक्शन करोगे, उतने जो रिएक्टेंट हैं वो ज़्यादा एनर्जी ऑब्जॉर्ब करेंगे। जैसे ये रिएक्टेंट है, जितनी आप लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा रखोगे उतनी वो एनर्जी ज़्यादा ऑब्जॉर्ब करके फटाफट प्रोडक्ट में चेंज होंगे। सो जितनी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी उतना रिएक्शन फास्टर होगा। बट ये सिर्फ कौन से रिएक्शंस में होगा? जो रिएक्शंस लाइट की प्रेजेंस में होते हैं, जिनको हम फोटोकेमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। सो 6 फैक्टर्स अभी तक हमने डिस्कस कर लिए। कौन कौन से? पहला क्या था? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन जितनी रिएक्टेंट की ज़्यादा लोगे उतना रेट फास्टर होगा। सेकंड, रिएक्टेंट की नेचर। आयनिक कंपाउंड्स गिव फास्टर रिएक्शन एज कम्पेयर टू कोवेलेंट कंपाउंड्स, बिकॉज ऑलरेडी उसमें जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रोकन हो जाते हैं जब उसका हम एक्वा सॉल्यूशन लेते हैं। ओके, थर्ड इज टेम्परेचर। हायर द टेम्परेचर फास्टर इज द रेट। जर्नल क्या है कि ना मतलब 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से नॉर्मली रिएक्शन का रेट जो है वो डबल हो जाता है। नेक्स्ट कैटालिस्ट। कैटालिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन फास्टर होता है। इट प्रोवाइड्स लोअर एनर्जी बैरियर पाथवे, ये हमने अभी डिस्कस किया था। देन सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। ग्रेटर द सरफेस एरिया फास्टर इज द रिएक्शन। नेक्स्ट इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इट एप्लीकेबल फॉर फोटोकेमिकल रिएक्शंस। 7th फैक्टर इज ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। ओरिएंटेशन का बेटा मतलब क्या? ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है? जैसे देखो सिंपल सी एक एग्जांपल ले लेते हैं। ओरिएंटेशन का क्या मतलब है? जैसे ये कैप है, ये पेन है।
अब ये एक दूसरे पे प्रॉपरली फिट होंगे जब ये इसी डायरेक्शन में, मान लो आप इसको ऐसे ऑपोजिट ले लो हैं, तो ये मान लो दो रिएक्टेंट हैं, ये तभी प्रोडक्ट बनाएंगे जब इनकी डायरेक्शन ओरिएंटेशन एक दूसरे के लिए प्रॉपर है। जब इसको ऑपोजिट रख लिया कि इधर एक क्या ये प्रोडक्ट बनेगा? नहीं। ओरिएंटेशन का ये मतलब है कि जब ये आपस में कोलाइड हों, प्रॉपर ओरिएंटेशन में होंगे, ओनली देन द रिएक्शन इज़ पॉसिबल। समझ आ गई ओरिएंटेशन का मतलब? द रिएक्शन बिटवीन रिएक्टेंट्स अकर ओनली व्हेन दे कोलाइड in correct orientation in space, greater the probability of collision। जितनी orientation। सो अब तक हमने कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन देख लिए। फर्स्ट इज़ कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सेकंड इज़ नेचर ऑफ रिएक्टेंट, थर्ड इज़ टेम्परेचर, फोर्थ कैटालिस्ट, फिफ्थ सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स, सिक्स्थ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, सेवन्थ ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, देन एट्थ इज नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अभी हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सो नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे क्या डिपेंडेंसी होती है? लाइक देखो NaCl है, NaCl बीइंग एन आयनिक कंपाउंड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर बीइंग अ पोलर सॉल्वेंट एज कंपेयर टू बेंजीन। So naturally it will give better reactions, fast reactions in water because solvent play an important role for dissolving reactants. So nature of solvent, इसमें हम क्या डिस्कस कर सकते हैं? Solvents are used to dissolve reactants and while doing so they help in providing more interactive surface between reactant molecules. For example, ionic compounds give faster reactions in polar solvent compared to organic solvents. So these are the some factors which affect rate of reaction. So by controlling these factors we can also control rate of the reaction, speed of the reaction. Okay, so speed of reaction again क्यों यूज़फुल है? So जैसे वही हमने डिस्कस किया था, कोई भी हमको रिएक्शन है, कोई इंडस्ट्री लगाई है, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं हम, किसी रिएक्शन की स्पीड को हम इंक्रीज़ करना चाहते हैं या डिक्रीज़ करना चाहते हैं, वो इन्हीं फैक्टर्स को मॉनिटर करके हम रेट ऑफ दैट पर्टिकुलर रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, सो इसमें डायरेक्ट मैंने आपको अभी बोला था डायरेक्ट NCERT का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो उसमें एक एक फैक्टर लिख के उसका हेडिंग लिख के और साथ में दो दो लाइंस जैसे मैंने अभी आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं वो साथ में मेंशन कर देना। ठीक, देन बेटा इससे नेक्स्ट हमारा एक और छोटा सा टॉपिक है, इसमें हम एक रेट लॉ पढ़ेंगे। रेट लॉ क्या होता है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, छोटा सा टॉपिक कंप्लीट करके फिर उसके रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स इसमें सॉल्व करेंगे। सो आप हेडिंग लिख सकते हैं, हेडिंग लिख लीजिए रेट लॉ एक्सप्रेशन। हेडिंग क्या है? रेट लॉ एक्सप्रेशन एंड ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। हम देखेंगे कि रेट लॉ क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज़ मेंट बाय रेट लॉ एंड व्हाट इज़ मेंट बाय ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, रेट लॉ क्या होता है एंड रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, let us suppose we have an hypothetical reaction small a and small b, they are the stoichiometric coefficient of a and b, they react to form product, just suppose। okay, now अभी हमने देखा factors affecting rate of reaction। first factor क्या था? concentration of reactant। ठीक है, हमने ये देखा था कि concentration of reactants play an important role in controlling the rate of reaction, they are linked। जितनी concentration reactant की ज़्यादा है उतना reaction का जो rate है वो क्या है? ज़्यादा है। यही चीज़ आप पढ़ के आए। सो इस चीज़ को सबसे पहले दो साइंटिस्ट हुए थे, गुलबर्ग एंड वेग। नाम वैसे मैं आपको बता रही हूँ, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। गुलबर्ग एंड वेग, उन्होंने एक लॉ दिया था एंड दैट इज़ नोन एज लॉ ऑफ मास एक्शन। ये रेट लॉ डिफरेंट है जो हमने डिस्कस करना है, उससे ये समझने के लिए पहले लॉ ऑफ मास एक्शन को समझना ज़रूरी है। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है कि रेट ऑफ एनी रिएक्शन, जैसे मान लो ये रिएक्शन हम देख रहे हैं, तो लॉ ऑफ मास एक्शन के थ्रू हमें क्या बताया गया कि जैसे ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन का रेट ऑफ एनी रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
रेट ऑफ एनी रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसनट्रेशन। मोलर कंसनट्रेशन को हमने देखा था स्क्वायर ब्रैकेट से लिखना है, मैं यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिख दूंगी, पहले आप ये देख लीजिए। रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसनट्रेशंस। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। जितने भी रिएक्टेंट हैं, जैसे इस केस में 2 रिएक्टेंट हैं, उनकी मोलर कंसनट्रेशन की मल्टीप्लिकेशन ईच रेज टू द पावर its stoichiometric coefficient as represented in the balanced chemical equation. ओके, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलते हैं हमें? लॉ ऑफ मास एक्शन की स्टेटमेंट क्या है? यहाँ पे लिखें हम, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली rate of a reaction is directly proportional to the product। यहाँ पे प्रोडक्ट का मतलब क्या है? मल्टीप्लिकेशन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन को एक्टिव मास भी बोला जाता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स ईच रेज्ड टू द पावर ऑफ इट्स stoichiometric coefficient as represented by balanced chemical equation। ओके, सो लॉ ऑफ मास एक्शन ने हमें क्या बताया कि कोई भी रिएक्शन है उसका जो रेट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? उसके रिएक्टेंट्स जो हैं उनकी जो कंसंट्रेशंस हैं उसकी मल्टीप्लिकेशन ईच रिएक्टेंट की जो टर्म है रेज टू पावर इट्स स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट किस में? जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में आता है। तो प्रोपोर्शनैलिटी हटाई कि कांस्टेंट लगा दिया के। सो ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन किसका है? लॉ ऑफ मास एक्शन का। सो जस्ट हमको ये ध्यान रखना है कि जब लॉ ऑफ मास एक्शन बोला जाता है तो हमने जो यहाँ पे पावर्स लेनी है वो कौन सी लेनी है? ये जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में है वो हमने पावर्स ऊपर लेनी है। जब वो पावर्स होती हैं दैट इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, तो बट इसके बाद और जब रिसर्च हुई तो ये पता चला कि जो हमने पीछे ये एक्सप्रेशन लिखा है, पहले हम रिएक्शन लिख लेते हैं दोबारा। ये हमने रिएक्शन लिख लिया, ठीक है। तो इसका लॉ ऑफ मास एक्शन का ये एक्सप्रेशन बना था, ये लॉ ऑफ मास एक्शन का एक्सप्रेशन बना था। बट ये देखा गया कि समटाइम्स ये जो एक्चुअल में रेट है, ये जो एक्सप्रेशन था लॉ ऑफ मास एक्शन का, तो याद रखना है इट इज़ अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट। ये मतलब ऐसा दिया गया कि ऐसा होता है। फिर उसके बाद क्या किया गया, एक प्रपोजल आई, फिर उसको उन्होंने एक्सपेरिमेंटली जो है वेरीफाई करने की कोशिश की कि देखें ये है भी है एक्चुअल में या नहीं है। तो एक्सपेरिमेंटली ये पता चला कि जो आर क्या लिया हमने, रेट किसका, रेट ऑफ रिएक्शन। कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ए टर्म्स, स्मॉल ए टर्म्स ऑफ ए पे डिपेंड करे। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन ए टर्म्स of A और B टर्म्स ऑफ B। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि पूरी A स्मॉल a पे ही डिपेंडेंसी हो, ये पावर ज़रूरी नहीं है कि A और B होगा। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि जो स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है आपका वही आएगा। ये एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन A टर्म्स ऑफ A एंड B टर्म्स ऑफ B। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जो डिपेंडेंसी है वो अल्फ़ा और
बीटा इन्होंने मान लिया कि ज़रूरी नहीं है कि पूरी जो हमेशा ये कॉफिशेंट आएंगे दे आर नॉट नेसेसरली कि वो इक्वेशन वाले स्टिशियोमेट्रिक कॉफिशेंट आए, वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। सो इसका मतलब कि हम जस्ट रिएक्शन देख के रेट नहीं बता सकते। रिएक्शन देख के जो एक्सप्रेशन लिखा जाता है दैट इज़ रेट लॉ, सॉरी दैट इज़ लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। जो रिएक्शन देख के एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, जो उसके कॉफिशेंट डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन, वो एक थेरेटिकल कंसेप्ट है। बट एक्चुअल में क्या है, एक्सपेरिमेंटल चीज़ क्या है? एक्सपेरिमेंटल चीज़ ही ट्रू है, एक्सपेरिमेंटल चीज़ इज़ रेट लॉ। तो आपको फ़र्क समझ आ गया लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ में? जस्ट डिफरेंस ये है कि रेट लॉ जो है वो एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंटल मतलब एक्चुअल है, वो हम जस्ट रिएक्शन देख के पता नहीं कर सकते। तो रेट लॉ में हम अल्फ़ा बीटा लिखेंगे, अल्फ़ा बीटा मे और मे नॉट बी इक्वल टू ए एंड बी। तो डिपेंडेंसी जो है कंसंट्रेशन टर्म्स के जो ऊपर एक्सपोनेंट्स आने हैं, दे मे और मे नॉट बी इक्वल टू द stoichiometric coefficients of the balanced equation. Actually they are determined experimentally. क्लियर हो गया? तो रेट लॉ हम लिखें तो रेट लॉ को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मान लो हमने रेट लॉ लिखना है। व्हाट इज़ रेट लॉ? रेट लॉ, इसको अच्छे से समझ लेना है, इज़ दैट एक्सप्रेशन, रेट लॉ इज़ दैट एक्सप्रेशन which expresses the rate of reaction in terms of molar concentration, of reactants, each raised to power some coefficient which may or may not be equal to the stoichiometric coefficient of balanced equation। क्लियर हो गई बात? सो रेट लॉ बेसिकली क्या है? रेट लॉ इज़ दैट एक्सप्रेशन विच एक्सप्रेसेस द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन तो एक्सप्रेस हो रहा है इन टर्म्स ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स विद ईच टर्म raised to power some coefficient which may or may not be equal to the stoichiometric coefficient as represented by the balanced chemical equation। इक्वल हो भी सकता है, कई केसेस में इक्वल भी होता है, कई केसेस में इक्वल नहीं भी होता। क्लियर है? इतनी बात क्लियर हो गई आपको? सो दोनों में से मान लो आपको क्वेश्चन आ जाए कि आउट ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, एक है लॉ ऑफ मास एक्शन, एक है रेट लॉ। मान लो क्वेश्चन आ गया कि दोनों में से एक्सपेरिमेंटल कौन है और थेरेटिकल कौन है। ये एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है, ये थेरेटिकल कंसेप्ट है। एक्चुअल कंसेप्ट आ जाए, एक्चुअल मतलब जो एक्सपेरिमेंटल चीज़ है वही सच है। तो रेट लॉ को हम जस्ट देख के पता नहीं कर सकते, इसको हमेशा एक्सपेरिमेंटली ही पता किया जा सकता है। सो रेट लॉ इज़ एक्सपेरिमेंटल concept, while law of mass action is theoretical concept। ठीक है, तो अब हमने बस ये तो समझने के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा था हमने। अब हमारा जो सारा चैप्टर है वो किसके साथ डील करेगा? रेट लॉ के साथ। सो रेट लॉ को मैं लिखूँ तो R इज इक्वल टू के ए की पावर अल्फ़ा बी की पावर बीटा। ठीक है, सो हम लिख लेते हैं R क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। सो स्क्वायर ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट करती है? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए, बी क्या है? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है, सो के
के को क्या बोलते हैं? के इज़ कॉल्ड रेट कांस्टेंट और इट इज़ नोन एज वेलोसिटी कांस्टेंट और इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, और इसको क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। अल्फ़ा बीटा आपको पता ही है, ये एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन्ड होंगे, तो इसको दे मे और मे नॉट बी इक्वल टू द इक्वेशन हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये इक्वेशन है, तो ये इसकी रेट लॉ, इस इक्वेशन का ये क्या बन गया? रेट लॉ। ठीक हो गई, इतनी सारी चीज़ हमें समझ आ गई है। अब हम थोड़ी सी के बारे में डिस्कशन करेंगे। के का नाम क्या है? रेट कांस्टेंट है, या इसको वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं और इसको स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी बोलते हैं। अच्छा, जस्ट सपोज करो R इज इक्वल टू के, ए की पावर अल्फ़ा बी की पावर बीटा। इस एक्सप्रेशन का नाम क्या है? रेट लॉ। लेट अस सपोज कि ए की जो कंसंट्रेशन थी वो 1 है, यूनिटी है, 1 मोलर है। बी की कंसंट्रेशन भी कितनी है? 1 है। इसको पुट करो ज़रा, R इज इक्वल टू के इंटू 1 की पावर अल्फ़ा 1 की पावर बीटा, तो ये क्या बन गया? R इज इक्वल टू के। तो रेट कांस्टेंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? के क्या था? रेट कांस्टेंट। करो डिफाइन। रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट इज R क्या है? इज रेट ऑफ reaction. Rate constant is rate of reaction when concentration of each of the reactant is unity. Unity मतलब 1. Rate constant is rate of reaction itself when concentration of each of the reactant is unity, या लिख लो 1 mole per liter. Clear? Now we have some characteristics of rate constant. रेट कांस्टेंट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? सो पहले डिस्कस कर लेते हैं रेट कांस्टेंट के। पहली बात याद रखना है कि रेट कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। और ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता कि कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो के बढ़ जाएगा, ऐसा कंसेप्ट नहीं है। सिर्फ किससे चेंज होने से के चेंज होता है? टेम्परेचर से। कंसंट्रेशन के चेंज होने से के चेंज नहीं होता। ठीक है। और क्या है, ये स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक के ही होता है जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होता। इसका क्या मतलब है? जैसे मान लो कोई रिएक्शन है A प्लस बी गिव्स अ C, और कोई दूसरा रिएक्शन मान लो P प्लस क्यू गिव्स अस R, तो ये इसमें जो रिएक्टेंट है इनकी नेचर तो डिफरेंट है, तो इनका के डिफरेंट होगा। कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है बट नेचर पे डिपेंड करता है। एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए के की वैल्यू फिक्स रहेगी जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होता, और इट इज़ अ मेजर ऑफ अ रेट ऑफ रिएक्शन। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिख लेते हैं? वैल्यू ऑफ के, दैट इज value of rate constant changes only with change in temperature. Value of rate constant changes only with change in temperature. ठीक है जी। देन सेकेंड पॉइंट, रेट कांस्टेंट does not depend upon concentration of reactants. किसके चेंज होने से के की वैल्यू चेंज होती है? टेम्परेचर के। किससे के पे इफेक्ट नहीं पड़ता? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे चेंज होने पे के पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। थर्ड, के लिख लो या रेट कांस्टेंट
K इज अ, ऐसा लिख लो आप, K इज अ पैरामीटर ऑफ rate of reaction. Greater the value of K, greater the value of K, greater is the rate of reaction. जितने K की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा. K किसके चेंज होने से चेंज होता है? टेम्परेचर के चेंज होने से K चेंज होता है. किसके चेंज होने से K चेंज नहीं होता? कंसनट्रेशन के चेंज होने से K चेंज नहीं होता. फोर्थ, K डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स. Rate constant depends upon nature of reactants. It is fixed for a particular reaction at a fixed temperature. So these are some characters of K. अगेन माइंड में लेके आते हैं, सारा जो सम अप कर लेते हैं जो हमारा नया टॉपिक है. ये जैसे हमारा एक रिएक्शन है, सबसे पहले लॉ ऑफ मास एक्शन आया. उसने क्या बताया? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, ईच टर्म रेज टू द पावर स्टिशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट एज रिप्रेजेंटेड बाय द बैलेंस्ड इक्वेशन. बट ये जस्ट थ्योरेटिकल कंसेप्ट था. उसके बाद मॉडिफिकेशन होके कौन सा कंसेप्ट आ गया? रेट लॉ का. उसने क्या बताया कि R इज इक्वल टू K, A की पावर अल्फ़ा, B की पावर बीटा. हमने जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है, एक बार मैं आपको दोबारा भी दिखा देती हूँ. R इज इक्वल टू K, A की पावर अल्फ़ा, B की पावर बीटा. अल्फ़ा एंड बीटा मे और मे नॉट बी इक्वल टू A एंड B. दे आर डिटरमाइंड व्हाट? एक्सपेरिमेंटली ओनली. ठीक है जी. सो उसके बाद K को हमने डिफाइन किया था. इफ वी टेक A एंड B इज इक्वल टू 1, यूनिटी ले लें तो K विल बी इक्वल टू R. सो K का नाम क्या है? रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट. इट इज़ इक्वल टू रेट ऑफ ए रिएक्शन व्हेन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ द रिएक्टेंट इज यूनिटी. कैरेक्टर्स क्या है? K सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. किस पे डिपेंड नहीं करता? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता. और नेचर पे डिपेंड करता है रिएक्टेंट की. यस, नेचर पे डिपेंड करता है. और ये रेट ऑफ रिएक्शन का एक तरीके का पैरामीटर है. जितने K की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा. यहाँ तक समझ आ गई? होप सो. आपको कोई भी डाउट है बेटा फिर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो या मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो. अब एक लास्ट छोटी सी टर्म और है, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन. हमने हेडिंग में भी क्या लिखा था? आज के टॉपिक में याद करो. हेडिंग में क्या लिखा था? रेट लॉ एक्सप्रेशन. हमने रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है समझ लिया. और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेटा रेट लॉ से निकलता है. अब रेट लॉ में देखो अल्फ़ा प्लस बीटा है ना. अल्फ़ा प्लस बीटा को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं. किसी भी रिएक्शन का जो रेट लॉ होता है उसके जो रिएक्टेंट्स की पावर्स हैं उनका जब सम करते हैं वो जो ऐड करके चीज़ आती है दैट इज़ कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम क्या लिखेंगे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दी सम, ये ऐड वाला SUM, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, sum of exponents to which sum of exponents to which concentration terms are raised in the rate law expression. सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? इट इज़ सम ऑफ पावर्स, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स या पावर्स टू विच कंसंट्रेशन टर्म्स आर, कंसंट्रेशन टर्म्स मीन्स ये मोलर कंसंट्रेशन टर्म्स आर रेज्ड इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन.
सो जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा इज़